हेलो क्लास। हम लोग रसायन शास्त्र में डी ब्लॉक के मतलब जो संक्रमण तत्व हैं उनके सामान्य गुण के बारे में देख रहे थे, है ना। तो लास्ट हम लोग देखते हैं चुंबकीय गुण को। तो संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण धातु होते हैं और उनके जो भी यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, एक चुंबक की भांति काम करते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इसमें कक्षीय तथा चक्रण गति होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। अतः इलेक्ट्रॉन को एक छोटा चुंबक भी कहा जा सकता है, जिसका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबक गुणों के आधार पर यौगिक दो प्रकार के होंगे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो आपका संक्रमण तत्व है वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, कोई परमाणु है, ये है नाभिक, और इस नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये एक नाभिक है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक आवेशित कण की भांति काम करता है और साथ ही यहाँ पे क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चुंबक की भांति काम कर रहा है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी भांति काम कर रहा है, चुंबक की भांति। तो यहाँ पे इस चुंबकीय गुण के कारण हम लोग इस चुंबकीय गुण के कारण यौगिक को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है अनुचुंबकीय और दूसरा क्या है, प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति को हम लोग उसका चुंबकीय गुण कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो यौगिक होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, या फिर चुंबकीय गुण के आधार पर यौगिक आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, है ना। तो अब देखते हैं अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय कब उत्पन्न होगा और क्या है। तो जब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ हम लोग इसके समीप, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है और इसके समीप, इस क्षेत्र के समीप हम लोग ऐसा पदार्थ ला रहे हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके समीप हम लोग ऐसा पदार्थ ला रहे हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ, इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो क्या करता है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त वाला पदार्थ लाते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के समीप, तो इस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आकर्षण होता है, इस कारण यहाँ पे जो कौन सा चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा वो है आपका अनुचुंबकीय, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के समीप हम लोग कोई ऐसा पदार्थ लाते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लाने पर क्या होता है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर आकर्षित हो जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण का यहाँ पे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रवृत्ति के कारण यहाँ पे जो आपका चुंबकीय गुण होता है वो अनुचुंबकीय होता है, या फिर यहाँ पे अनुचुंबकीय व्यवहार यहाँ पे ये दोनों प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और देखते हैं, नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के समीप हम लोग कोई ऐसा पदार्थ ला रहे हैं जिसमें क्या है,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऐसा पदार्थ ला रहे हैं जो पूरी तरीके से क्या है, भरा हुआ है, वो पूरी तरीके से क्या है, युग्मित है। तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देगा, ये तो पूरी तरीके से भरा हुआ है और ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के समीप कोई ऐसा पदार्थ लाते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में आकर्षण महसूस करते हैं, ये दोनों आपस में आकर्षण महसूस करते हैं और क्या होता है, यहाँ पे अनुचुंबकीय व्यवहार ये दोनों प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर नाभिक के चारों तरफ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के समीप हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म को ला रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं और क्या हो जाता है, यहाँ पे वे प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो जो संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व होते हैं ना, उसके प्रथम जो श्रेणी है, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की जो श्रेणी है, तो इसमें अगर हम लोग चुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय गुण की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर आपका है मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाने पर क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाने पर अनुचुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, उसके बाद क्या होती है, वो कम होने लगती है। तो अब यहाँ पे देखो, स्कैंडियम से लेकर जब हम लोग मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं, मैग्नीशियम तक अनुचुंबकीय प्रकृति इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, तो इसी कारण अनुचुंबकीय प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ठीक है, यहाँ पे गुणों के बारे में हमने देखा है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके गुण के बारे में हमने देख लिए हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में भी देख लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे संक्रमण जो धातुएं होती हैं उनके यौगिक कौन कौन से होते हैं और उनके यौगिक जो है किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला यौगिक देख रहे हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक, KMnO4 का यूज़ हम लोग बहुत बार प्रैक्टिकल में किए हैं, है ना। N/20 N/30 का जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें इसी का भी उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र है KMnO4, यह मैंगनीज का सर्वाधिक उपयोगी संकुल यौगिक है। इस यौगिक में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। KMnO4 अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में ऑक्सीकरक के रूप में क्या करती है, काम करती है। अब देखते हैं KMnO4 क्या है, किस प्रकार से बनता है, इसके बनाने की विधि। तो KMnO4 बनाने की विद्युत अपघटनीय विधि या फिर KMnO4 बनाने की आधुनिक विधि को हम लोग देखेंगे। तो ये है आपकी विद्युत अपघटनीय विधि या फिर आधुनिक विधि। तो सबसे पहले देखेंगे सिद्धांत। पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए मैग्नेट को जो ये है आपका मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए मैग्नेट को विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण द्वारा बनाते हैं या फिर विद्युत अपघटनीय मैग्नेट का विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण करने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। पोटेशियम मैग्नेट का विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। ये हो गया सिद्धांत। अब देखते हैं कार्यविधि को। तो कार्यविधि क्या है, इसमें क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल में हरे मैग्नेट विलयन को, विद्युत अपघटनीय सेल में हरे मैग्नेट विलयन को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। ठीक, विद्युत अपघटनीय सेल में जो हरा मैग्नेट विलयन है उसको भर लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ये है आपका मैग्नेट विलयन। ठीक, इस सेल में लोहे की तार की, यहाँ ये है आपका, इस सेल में लोहे के तार की घूमने वाली जाली क्या होती है, लगी होती है। इस सेल में लोहे के तार की घूमने वाली जाली क्या होती है, लगी होती है। यहाँ पे जो बड़ा सा डिब्बा दिख रहा है ये है, ये सभी
त्रिकोण जो दिख रहा है ये क्या है आपका विद्युत लोहे की जाली है। यह जाली क्या होती है, घूमने वाली होती है। अब इस जाली के अंदर में ही क्या लगा होता है, लोहे का एक तार लगा होता है या फिर लोहे की एक नलिका लगी होती है। देखो जो यहाँ पे लोहे की घूमने वाली जाली है वो किसका काम करती है, एनोड का। और इस जाली के अंदर में जो लोहे की नलिका लगी होती है वो किसका काम करती है, कैथोड का। यहाँ पे जो लोहे की नलिका लगी है ना वो बाहर से मैग्नेट विलयन को इस सेल के अंदर क्या करती है, ले जाने का भी काम करती है। बाहर के मैग्नेट विलयन को मतलब K2MnO4 को इस सेल के अंदर में क्या करती है, पहुँचाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग यहाँ से देखो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत का अपघटन होता है। ठीक, जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन होने लगता है, जिससे एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन, यहाँ पे जो एनोड है आपका, इस एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन मैग्नेट को, ये है आपका मैग्नेट, एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन पोटेशियम मैग्नेट को किसमें कन्वर्ट कर देती है, पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो लोहे की जाली लगी है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। और यह ऑक्सीजन जो आपका यहाँ पे है पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज कर देती है। मतलब K2MnO4 जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके KMnO4 बना लेता है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्रिया होती है। यहाँ पे आप लोग सिद्धांत को इससे पहले बताया गया है वैसे लिखिएगा और कार्यविधि को इस तरीके से। और यहाँ पे आप इसको भी लिख लीजिएगा, एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से जो हमें क्या होता है, जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होता है वो विलयन के रूप में रहता है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं, वाष्प में बदल देते हैं। जब हम लोग इसको वाष्प में बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, और वो कौन से रंग के होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं। अब देखते हैं भौतिक गुण को। तो क्या होता है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो गहरे बैंगनी रंग का होता है। ये एक क्रिस्टल की भांति होता है जिसमें एक विशिष्ट चमक होती है। किसमें, केमेनोफोर में। यह जल में घुलकर बैंगनी रंग का विलयन देता है। जल में इसकी विलेयता 20 अंश सेंटीग्रेड पर लगभग 7% है, जबकि उच्च ताप पर यह अधिक विलेय है। 63 अंश सेंटीग्रेड ताप पर यह 25% विलेय होता है। क्या होता है, 20 अंश सेंटीग्रेड पर यह 7% ही अपने जल में 7% ही घुल पाता है। उसके बाद अगर ताप को हम लोग बढ़ा देते हैं, जैसे कि 63 अंश सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो इस जो KMnO4 है उसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो 25% विलेय हो जाता है। इसका गलनांक जो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4 का जो गलनांक होता है आपका 523 केल्विन होता है। जो KMnO4 होता है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, KMnO4 की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। ठीक, KMnO4 की आकृति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। अब आगे देखते हैं इसके उपयोग को। तो इसका उपयोग क्या क्या है, देखो इसका उपयोग बेयर अभिकर्मक के रूप में करते हैं। बेयर अभिकर्मक क्या होता है, जब हम लोग ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग एथिलीन की क्रिया क्षारीय KMnO4 के साथ करवाते हैं, जब हम लोग एथिलीन मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब हम लोग एथिलीन की क्रिया क्षारीय KMnO4 के साथ करवाते हैं, है ना, कैसा ये क्षारीय है, तो क्या होता है, H2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, जब हम लोग एथिलीन की क्रिया क्षारीय KMnO4 से करवाते हैं तो यहाँ तो उसका क्या होता है, उसका बैंगनी रंग जो होता है KMnO4 का वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो आपका क्षारीय KMnO4 है वो किसकी भांति काम कर रहा है, बेयर अभिकर्मक की भांति। ठीक,
तो इसी के यहाँ पे लिखा गया है बेयर अभिकर्मक के नाम से क्षारीय केमेनोफोर कार्बनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। क्षारीय जो केमेनोफोर होता है उसका नाम बेयर अभिकर्मक रखते हैं और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में इस क्षारीय केमेनोफोर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो क्या होता है, जो केमेनोफोर होता है उसका उपयोग कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं, जल के शोधन में भी करते हैं, प्रयोगशाला में, उद्योग में ये ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फेरस लवण बनाने में भी हम लोग केमेनोफोर का उपयोग करते हैं। विरंजी कारक के रूप में सूती, ऊनी, सिल्क आदि वस्त्र तथा तेलों के विरंजन में भी हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। अब यहाँ पे देखो MnO4 की संरचना। तो MnO4 की संरचना किस प्रकार दिख रही है, आपको समचतुष्फल की दिख रही होगी। ठीक, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपका क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है ना। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको MnO4 की संरचना बनी हुई दिख रही होगी। इस प्रकार से आप लोग इस संरचना को बनाइएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो सभी क्रोमेटों और डाइक्रोमेटों में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो सुर्ख काही के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो बनाने की विधि है वो 2 से 3 पदों में क्या हो जाती है, पूरी होती है ना। तो सर्वप्रथम देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, K2Cr2O7 बनाने की विधि देख रहे हैं। तो इसकी बनाने की विधि जो है 3 पदों में संपन्न होती है। पहला है सोडियम क्रोमेट तैयार करना, उसके बाद दूसरा है सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन, उसके बाद तीसरा है सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे पहले पद में क्या हो जाता है, जो क्रोमाइट अयस्क होता है उसको बारीक पीस लेते हैं, क्रोमाइट अयस्क को बारीक पीस लेते हैं और उसकी क्रिया धावन सोडा से, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रोमाइट अयस्क को पीस लिए हैं, उसके बाद उसकी क्रिया धावन सोडा से और चूने के साथ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। उसको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं, जो क्रोमाइट अयस्क होता है उसको पीस लेते हैं और जो क्या है ये धावन सोडा और अनभुजे चूने के साथ उसको मिलाते हैं और वायु की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं। ठीक, क्रिया मतलब यहाँ पे हमें भर्जन करवाना पड़ेगा। जब इसके साथ हम लोग भर्जन करवाएंगे तब क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पे सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। उसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। ठीक, जब क्रोमाइट अयस्क को बारीक पीस लेते हैं और उसकी क्रिया धावन सोडा और अनभुजे चूने के साथ करवाते हैं तथा वायु की उपस्थिति में भर्जन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जो सोडियम क्रोमेट है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब आगे के पद में हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो क्रोमाइट अयस्क है 2FeCrO2, ये क्या है, आपका क्रोमाइट अयस्क है। सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाए हैं। क्रोमाइट अयस्क को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये Fe2O3 बना लेता है। Fe है और ये सामने में 2 है ना, तो Fe2 हो गया। और उसके बाद इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और टोटली ये दोनों आपस में क्रिया करके Fe2O3 और Cr2O3 बना लेते हैं। ठीक, क्रोमियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो Fe2O3 बनेगा और 2Cr2O3 बनेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो आपका बना है Cr2O3, तो इसको लेंगे और इस Cr2O3 की क्रिया हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। जब इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट और वायु के साथ करवाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, ये सभी आपस में क्रिया करके सोडियम आपका जो है आपका सोडियम क्रोमेट और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग फिर से अगर यहाँ पे जो क्रोमाइट अयस्क है उसकी क्रिया पुनः अगर सोडियम कार्बोनेट और वायु के साथ करवाएं तो हमें पुनः सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसका गुणा हम लोग 2 से करवाते हैं तो क्या क्या कैंसिल होता है उसको देखते हैं। इसका गुणा अगर 2 से करवाएंगे तो यहाँ पे इन तीनों को मिला करके यहाँ पे क्या बनता है उसको देखते हैं।
यहाँ पे क्या है 2FeCrO2 है और 2 है ना, ये है और साथ में ये भी है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4FeCrO2 2 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसको जोड़ेंगे, उसके बाद मतलब इधर वाले को जोड़ते हैं और इधर वाले को जोड़ते हैं और एक दूसरे के विपरीत वाले को क्या करते हैं, कटाते हैं। ठीक, अगर इधर है तो उसको जोड़ना पड़ेगा और इधर है तो उनको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें जैसे कि मान लेते हैं FeCr2O2 या अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे ये यहाँ पे ना लिख करके ये यहाँ पे लिखाया रहता तो वहाँ हम लोग कैंसिल करते, लेकिन यहाँ पे एक सीध वाले को जोड़ेंगे और अलग अलग डायरेक्शन वाले को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 4Na2CO3 है और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 7 और यहाँ पे कितना मिला था, 6 7 कितना होता है, 13 और 1 14। तो ये आपस में क्लियर करके 7O2 बना लेते हैं। ये जुड़ करके O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन जुड़ करके O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका 4Na2CrO4 है और यहाँ पे भी 2 गुणा करेंगे तो 4Na2CrO4 है। ये दोनों आपस में क्रिया करके 8Na2CrO4 बना लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, आपका जो बचा है Fe2O3 बचा है और यहाँ पे भी है Fe2O3, तो इस दोनों के एक एक मोल है, ये दोनों आपस में क्रिया करके 2Fe2O3 बना लेंगे। और यहाँ पे और क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, तो यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे 2 2 4 4 4 8 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये समीकरण है पूरा हो रहा है। सर्वप्रथम क्रोमियम जो आपका क्रोमाइट अयस्क होता है उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे, तो यहाँ पे आपका Fe2O3 बनेगा और Cr2O3 बनेगा। किस तरीके से बन रहा है इस समीकरण को आप लोग बार बार लिखोगे तभी वो याद हो पाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सोडियम क्रोमेट मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब इस सोडियम क्रोमेट की क्रिया HCl से करवाएंगे, H2SO4 से करवाएंगे। तब क्या होता है उसको देखते हैं। पहले पद में हमें क्या बनाना था, सोडियम क्रोमेट बनाना था और वो हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन करना है। तो क्या करते हैं, जो आपका सोडियम क्रोमेट मिला रहता है उसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से करवाते हैं। जब सोडियम क्रोमेट की क्रिया सांद्र H2SO4 से करवाते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। देखो 2Na2CrO4 H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट बना रहा है और Na2SO4 और H2O बना रहा है। सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट बना रहा है और यहाँ देखो यहाँ पे टोटल 4 सोडियम हैं, 2 दूनी 4 होता है तो टोटल 4 सोडियम हैं। तो 2 सोडियम यहाँ पे आ गया है और 2 सोडियम इसके साथ इस हाइड्रोजन को निकाला है। मतलब देखो 2 सोडियम क्या किया है, इसमें से 2 सोडियम निकल करके इस हाइड्रोजन की जगह में आकर के जुड़ गया है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल देंगे और उसकी जगह में 2 सोडियम आकर के जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो यहाँ पे Na2SO4 आ गया और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन किससे क्रिया करेगा, आपका यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकला है यहाँ से एक ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है यहाँ का 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है और इसके एक ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगा। तो इस तरह से सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। अब क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। हमें एक्चुअल में क्या बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो सोडियम डाइक्रोमेट, जब सोडियम डाइक्रोमेट के गर्म जलीय विलयन को KCl के साथ करते हैं या फिर जब सोडियम डाइक्रोमेट के गर्म जलीय विलयन की क्रिया KCl के साथ करवाते हैं और क्रिया करवाने के पश्चात उनको ठंडा करते हैं। ठीक,
क्रिया करवाते हैं गर्म जलीय विलयन की क्रिया किससे, KCl से, और क्रिया करवाने के पश्चात उसको ठंडा करवाते हैं तो हमें यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। देखो क्या प्राप्त हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की जो विधि है वो 3 पद में संपन्न होती है। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट तैयार होता है, उसके बाद सोडियम क्रोमेट की क्रिया हम लोग H2SO4 से करवाते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करवाते हैं तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो जो समीकरण दिया है उसको आपको बार बार बनाना पड़ेगा। पहले पद में क्या बना है इस सबको लिखना पड़ेगा, दूसरे पद में क्या बना है, तीसरे पद में क्या बना है, समीकरण को बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अगर बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की भौतिक गुण की, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का भौतिक गुण देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसका गलनांक 398 अंश सेंटीग्रेड होता है। जैसे कि इसका गलनांक 398 अंश सेंटीग्रेड होता है। यह जल में क्या होता है, विलेय होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, जल में विलेय होता है। अगर 100 मिलीलीटर जल ले रहे हैं, ठीक, अगर 100 मिलीलीटर जल ले रहे हैं और उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाल रहे हैं तो उसका 10 ग्राम क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। ठीक, तो ये जल में कैसा होता है, विलेय होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 398 अंश सेंटीग्रेड होता है। ठीक, और क्या होता है, यह नारंगी कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, नारंगी कलर का। अगर इसकी विलेयता की बात करें, अगर ताप को हम लोग फिक्स रख रहे हैं जैसे कि 15 अंश सेंटीग्रेड रख रहे हैं, अगर ताप को हम लोग 15 अंश सेंटीग्रेड रख रहे हैं और 100 ml जल को लिए हैं, ताप को कितना 15 अंश सेंटीग्रेड रखें और 100 ml जल को लिए हैं तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाएंगे तो उसका जो आपका 100 ml जल में पोटेशियम डाइक्रोमेट का 10 ग्राम ही घुल पाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो। अगर टेम्परेचर को 15 सेंटीग्रेड रख रहे हैं तो 100 ml जल में पोटेशियम डाइक्रोमेट का 10 ग्राम क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी विलेयता क्या होती है, फिक्स रहती है। ठीक, तो ये उसका भौतिक गुण है। अब देखते हैं जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आक्सीकारक के रूप में होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किस रूप में होता है, आक्सीकारक के रूप में। और ये जो होता है क्रोमियम के विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने में पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग होता है। जैसे कि क्रोम एलम जो यौगिक होता है, ये इसका सूत्र है, ये क्रोम एलम बनाने में उपयोग होता है। और क्या होता है, छपाई व रंजन में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग छपाई व रंजन में होता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। कांच को साफ करने में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपयोग। पहला उपयोग है प्रयोगशाला में आक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका उपयोग। और क्या है, क्रोमियम के विभिन्न यौगिक बनाने में पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रोम एलम। और इस सूत्र को लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला इसको लिखिएगा, फोटोग्राफी प्लेट में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है, कांच को साफ करने में पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका उपयोग है। उसको अब देखेंगे क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की संरचना। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ओनली क्रोमेट और डाइक्रोमेट उसके आयनिक फॉर्म की संरचना देखने वाले हैं। तो जो क्रोमेट आयन होता है जैसे कि CrO4 2 आयन, CrO4 2 आयन, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है यहाँ पे देखिए आप लोग। तो किस तरीके से इसकी संरचना बनी है उसको देखते हैं। तो जो आपका CrO4 2 आयन है उसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, ये है Cr है। क्रोमियम क्या है आपका केंद्रीय परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है। जिसके क्रोमियम के जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस तरीके से। और जो ऑक्सीजन होता है उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6। तो ये तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 2 4 2 6 हो गया। ये भी आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना। उसके बाद बचा ये वाला 2 4 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर भी 2 2 4 2 6,
यहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्यों बना रहा है ये सिंगल बॉन्ड, उसको देखते हैं। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से प्रवेश करवा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से प्रवेश करवाए हैं। तो 2, 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8। यहाँ पर भी 2, 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग बाहर में लिखे हैं तो। ठीक, इसको मैं कट कर दे रही हूँ, वो बस गिनने के लिए बताया गया था। ठीक, तो यहाँ पे CrO4 2 माइनस आयन है जो आपका क्रोमेट है। क्रोमेट आयन की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक, अगर इसको हम लोग मिलाना चाहें तो इस तरीके से हम लोग इसको मिला सकते हैं। ठीक, तो ये चतुष्फल की आकृति आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से अगर जो माइनस आयन लिखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है और प्लस लिखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को घटाना है। तो इसी कारण ये आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड बना देते तो यहाँ पे क्रोमियम का भी संयोजकता जो है बढ़ जाता, अष्टक पूरा नहीं हो पाता, और यहाँ पे इसका भी अष्टक पूरा नहीं हो पाता। जो बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको लेना भी पड़ेगा ना। तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डाइक्रोमेट आयन की संरचना बताई गई है, वो भी सेम इसी प्रकार से है, बस यहाँ पे जो क्रोमेट है उसको 2 क्रोमेट को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक, और इसी कारण यहाँ पे आपका इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो आपका डाइक्रोमेट है वो है CR2O7 2 माइनस आयन, डाइक्रोमेट आयन लिखा है, डाइक्रोमेट आयन। तो CR2O7 2 माइनस आयन है। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है 7 है। तो क्रोमियम के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्या है यहाँ पे क्रोमियम है, उसके बाद बाह्यतम कक्ष 2 2 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों तो अपना अष्टक पूरा कर लेंगे, बचा ये वाला और ये वाला। तो इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और इसको भी बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों, और यहाँ पे तो ये इधर से और इधर से करके डबल बॉन्ड बना ही चुके हैं, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से और ये वाला लेगा, मतलब दे रहे हैं इसी कारण वो ले रहे हैं, है ना। उसके बाद तो इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी सभी का अष्टक पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से हमने इसको बनाया है उसी तरीके से सेम ये भी बनेगा। ठीक, तो इसको बनाकर देखिएगा।